अस्सलामुअलैकुम। कोर्ट स्टूडियो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आशिर तनवीर। नाजरीन, पाकिस्तान में क्या ऐसे कवानीन और ऐसे इदारे भी मौजूद हैं जिनमें आपको कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस की इनिशियली हेल्प नहीं लेनी पड़ती? ये सवाल हर पाकिस्तानी के लिए ज़ुबान ज़द-ए-आम है और इस पर बात करने के लिए खुसूसी तौर पर कोर्ट स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ वक़ार अहमद एडवोकेट हाई कोर्ट, और उसके साथ साथ हमारा साथ देंगे जुनैद अकबर मीर एडवोकेट साहब। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मियाँ वक़ार साहब, आप बताइएगा वो कौन से इदारे हैं जिनसे कार्रवाई करवाने के लिए आप इनिशियली शुरू में पहले की स्टेजेस पर एटलीस्ट पुलिस के पास नहीं जाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशिर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि सर। आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप जिस नोबल काज को परसू कर रहे हैं उसमें सर। हमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने की आपने इजाज़त दी। आपका सवाल बहुत पर्टिनेंट है और आज के मसाइल के अंदर ऐसे बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ एक लिटिगेंट, एक कानून का सारफ समझता है कि उसे हुसूल इंसाफ में मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन मैं आपकी सवाल को थोड़ा सा, अगर आपकी इजाज़त से, उसको उसकी शक्ल और हैयत थोड़ी सी तब्दील करूं, जी। तो क्रिमिनल लॉ पाकिस्तान में हसूल इंसाफ का उसको एक कलीदी मुकाम हासिल है। और क्रिमिनल लॉ के अंदर बुनियादी तौर पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के दो ही तरीके हैं, या तो स्टेट केस जो FIR के थ्रू होगा, या इस्तिगासा जी या बिल्कुल। कंप्लेंट की सूरत फाइल में की जो आप जाएगी। कोर्ट में डायरेक्ट जमा कराते हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी लोकल डोमेस्टिक सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे इदारे अब ज़रूर बनाए हैं जहाँ वो एक लिटिगेंट के लिए आसानियाँ पैदा करना चाह रहे हैं। इसके अंदर होता यह है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर आप इन अदारों के थ्रू क्रिमिनल लॉ को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ एग्जांपल से जी जी, देता हूँ। ज़रूर। पुलिस टॉर्चर एक आम फिनोमेना है पाकिस्तान के अंदर, कि जिसकी ना तो FIR कटती है और ना इसके ऊपर कोई एविडेंस मिलता है। सर, पुलिस गर्दी कहें इसको। नहीं, हमें थोड़ा सा उसको, रियासती इदारों को जी जी। ताज़ीम देना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि किसी फ़र्द की गलती की वजह से हम इदारों को मिलाइन ना करें तो मुनासिब होगा। अंडरस्टैंडिंग की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, जी बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। कवानीन तो मौजूद है वहाँ पे। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। G10 थाने के अंदर दो बच्चों का वाक़या मौजूद हुआ कि जिसके अंदर एक वीडियो भी बनाई गई किसी ने, और टॉर्चर वहाँ पर हुआ, लेकिन इसकी ना FIR हो रही थी, ना कुछ भी ऐसी नई सूरत हाल बन रही। तो ऐसी सूरत हाल में दो बड़े इदारों ने इसके ऊपर कॉग्निजेंस अप्लाई की सू मोटो जुरिस्डिक्शन के अंदर। सही। एक है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स और दूसरा है नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। इन सही। दोनों ने इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पुलिस को ना सिर्फ तलब किया, बल्कि एविडेंस को देखते हुए सीनियर अफसरान को ये डायरेक्शन भी जारी की कि एज़ पर लॉ आप प्रोसीड करें। अब आपका सवाल कि पुलिस के पास जाए बगैर क्रिमिनल लॉ को इनिशिएट करने का एक तरीका ये सामने आया कि ये इदारे जिनके पास रियासती इख्तियारात मौजूद हैं, वो एक लॉ को सेट फोर्थ करने के लिए डायरेक्शंस दे सकते हैं। जी। इसी तरह इनके अलावा मज़ीद इदारे भी मौजूद हैं, जो कुछ स्पेशलाइज्ड इदारे हैं और कुछ जर्नल हैं। जैसे अगर मैं नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की बात करूं तो ये एक कौमी इदारा है जिसकी जुरिस्डिक्शन पूरे पाकिस्तान के ऊपर है। इसी तरह कौमी इदारा बराए हकूक़ निस्वां, नेशनल कमीशन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये भी एक रियासती इदारा है, नेशनल है, जिसकी जुरिस्डिक्शन पूरे पाकिस्तान के ऊपर है। लेकिन 18वीं तमीम है, सूबे आज़ाद हैं, तो जी सूबों जी। भी अपनी लेजिस्लेशन करते हैं। तो इसी ज़मन में हम देखते हैं कि सिंध ने अपना ह्यूमन राइट कमीशन भी इस्टेब्लिश किया है। सही। पंजाब में पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन मौजूद है। इसी तरह स्टेटस ऑफ वुमेन एक सिंध में भी मौजूद है, और इस तरह मज़ीद इदारे भी होंगे। जी। मेरा ख्याल है वक्त की कमी की वजह से मैं इस तमाम इदारों का तो नहीं बयान कर सकता, लेकिन ऐसे इदारे ज़रूर मौजूद हैं कि जिनकी बदौलत आप अपने हकूक़ की ज़्यादा अच्छे से उनकी क्या कहते हैं कि उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सही। तो अब अगर मज़ीद आप इजाज़त दें तो इन जी इदारों जी। की तफसील में भी जाया जा सकता है, क्योंकि इन इदारों की तश्कील, इनको दिए गए इख्तियारात और मकासद तीनों को समझना ज़रूरी होगा। ठीक है। पाकिस्तान के जो मरूज़ी हालात हैं, हमने इंडिपेंडेंस तो हासिल कर ली, लेकिन अफसोस के साथ कि हमारी ज़हनों में अभी तक एक आज़ादी उस तरीके से कायम नहीं हुई। हम जी। अभी तक एक ग़ुलामी की एक अंधी सोच। ज़ंजीरों में हम बंधे हुए हैं। तो जिसके पास इख्तियार आता है वो बाज़ औक़ात अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा उठाते सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में कि एक लिटिगेंट के पास क्या सहूलियात मौजूद होना चाहिए। देखें, एक तो पुलिस है। जब क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो पहला लफ्ज़ हमारे ज़हन में आता है एजेंसी, लॉ जी इन्फोर्समेंट जी। एजेंसीज़ आ गई, FI आ गई, पुलिस आ गई। ये ऐसे वो इदारे जिनका ये काम है, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ मौजूद हैं।
कि जो सिर्फ क्रिमिनल लॉ को देखते हैं। लेकिन अगर हम सबसे पहले ऊपर जाएं तो आइन ऊपर मौजूद है जो मदर लॉ है अब सबका। इसके अंदर एक फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है। इन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए तमाम इदारे पाबंद हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 10A जो 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ वो है फेयर ट्रायल। सिर्फ एक या दो सतर का ये अमेंडमेंट आई थी, एक या दो सतर की ये अमेंडमेंट आर्टिकल है। जी जी। लेकिन ये इतना जामिया है कि इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस मौजूद हैं कि एक प्रोसीडिंग इनिशिएट करने से पहले क्या होना चाहिए, दौरान प्रोसीडिंग क्या होना चाहिए, प्रोसीडिंग के बाहर कैसे होना चाहिए। इसको अगर मैं कानूनी ज़ुबान में लाऊं तो प्री ट्रायल, ड्यूरिंग ट्रायल, पोस्ट ट्रायल इफेक्ट इसके, तो इसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब आर्टिकल 10A को एक मजिस्ट्रेट भी डील कर रहा है क्योंकि हर बंदे के पास ये राइट है कि उसका ट्रायल इंतहाई फेयर हो। पुलिस जिसने इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन करनी है उसमें भी वो आर्टिकल 10A आएगा कि वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो इतनी फेयर हो कि जिसके किसी का जो राइट जो है एटलीस्ट ये राइट कि उसको फेयर ट्रायल मिले वो तो इसमें मौजूद है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं बेसिकली जो कोज आए जुडिशल बॉडीज़ जैसे ये तमाम कमीशंस हैं, स्पेशल ट्राइब्यूनल्स हैं, वफाकी मुतसिब है, मुतसिब बराए हरासमेंट है, ये इन तमाम इदारों को इसलिए लाया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं इनकी प्रोटेक्शन मज़ीद 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 पक्की की जा सके कि ऐसा कोई लूप होल अगर खुदा न ख्वास्ता रह जाए तो ये इदारे बर वक्त इंटरवेंशन करके एक लिटिगेंट को, एक साइल के सारफ को उसके डोर स्टेप के ऊपर वो इंसाफ मुहैया कर सके। सही, बहुत ज़बरदस्त सर आपने बात की आगाही की। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये आगाही के लिए, और इसका मकसद ही ये है कि आम लोगों तक कानूनी तालीम पहुँचे और उनको अपने राइट्स का पता हो। इसके साथ ही जुनैद साहब की तरफ चलते हैं। सर बताइएगा कि ताज़ीरात पाकिस्तान की अगर बात करें तो पुलिस का नाम सुनते ही हमें गिरफ्तारी सबसे पहले याद आती है। सर ने बताया कि गो के बाकी तरीके मौजूद है, लेकिन ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो पुलिस है उसको कौन से हकूक़ हासिल हैं गिरफ़्तार करने के किसी भी आम शहरी को? थैंक यू वेरी मच आशिर। ताज़ीरात पाकिस्तान बेसिकली हमारा एक सब्सटेंटिव लॉ है सर। उसके तहत पुलिस जो है वो गिरफ़्तार नहीं करती, उसके अंदर आपकी सज़ा का तयन किया गया है सर। कानूनी तौर पर जब भी पुलिस जो है किसी शख्स को गिरफ़्तार करती है उसके लिए हमारा प्रोसीजरल लॉ जो है वो उसके ऊपर सही होता है, मतलब इम्प्लीमेंट होता है। प्रोसीजरल लॉ जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है और जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसके अंदर सज़ा का तयन किया गया है। इसका मतलब ही है पाकिस्तान पीनल कोड के उसके अंदर पेनल्टी सेट की गई हैं किसी भी जुर्म के हवाले से, ठीक है। और जो हमारा तयन किया जाता है वो सज़ा का वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत किया जाता है और CRPC यानी कि क्रिमिनल जो फौजदारी जो कानून है उसके तहत आप जो है किसी शख्स के ऊपर प्रोसीजर के तहत उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो है वो चैप्टर 5 जो है आप फौजदारी कानून का, क्रिमिनल CRPC का जी, उसके अंदर चैप्टर 5 जो है उसके सेक्शन 46 से आप पुलिस को ये अख्तियार दिया जाता है कि वो कैसे किसी शख्स को जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है, किन वजूहात पे गिरफ़्तार कर सकती है और आया क्या उसके लिए उसको कोई वारंट दरकार होता है जी। या विदाउट वारंट वो किसी शख्स को गिरफ़्तार कर सकती है। तो इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर इन चीज़ों को मलहूज़े हाथ रखते हुए जो है वो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो जब भी किसी शख्स को गिरफ़्तार करने के लिए जाता है तो उसको सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि आया क्या ये शख्स कोई हीनियस नेचर का ऑफेंस करने जा रहा है, और इसको रोकने के लिए वो उसको जो है वो उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू CRPC फौजदारी कानून और अकॉर्डिंग टू पुलिस रूल जो है वो देखते हुए किसी शख्स को शक की बिना पर भी गिरफ़्तार कर सकती है। या कोई एक आम इंसान, जैसा कि इसके अंदर एक नई चीज़ कोट करता चलूँ कि कोई भी एक आम आवाम यानी कोई भी शख्स अगर ये देखता है कि कोई शख्स जो है वो एक ऐसा कोई अवामुन नास के लिए कोई ऐसा ऑफेंस करने जा रहा है जो अवामुन नास को मुतासिर कर सकता है, उनके पीस को मुतासिर कर सकता है, अमन को ख़राब कर सकता है, तो वो लोग भी जो है वो उसको किसी भी जगह पे कन्फाइंड कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और पुलिस को इत्तला करके उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं और पुलिस के हवाले कर सकते हैं। सही, ज़बरदस्त जनाब। गिरफ़्तारी की बात तो हो गई वकार साहब। अब ज़रा मुझे आपने जिन इदारों के नाम बताए, बहुत इजी है, नाम हमें याद हो जाते हैं बड़ी जल्दी, लेकिन तरीक़ा कार जो है प्रोसीजर्स में जाके हम लोग फंस जाते हैं। तो काइंडली प्रोसीजर जो किसी भी ऐसे इदारे को एप्लीकेशन देने का है वो हमें बता दें ताकि लोग आसानी से इस पर अमल कर सकें। खुशकिस्मती से इन तमाम इदारों का प्रोसीजर ऐसा नहीं बनाया गया कि जो एक आम इंसान के लिए मुश्किल साबित हो सके।
मैंने आपसे कहा था कि इन इदारों को बनाने के कुछ मकासद थे, जिनमें से एक ये था कि एक आम बंदे को, जिसको ना कानून का इतना समझ हो, ना वो अनपढ़ है, पाकिस्तान की काफ़ी सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो पढ़े लिखी नहीं है, तो उनको लीगल कम्प्लेक्सिटीज़, प्रोसीजर लॉ से बचा कर इंसाफ के लिए कैसे उनके लिए खिदमत की जा सकती है। तो 2012 के 2 एक्ट हैं, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एक्ट 2012, नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। 2017 का एक्ट है नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है। 2013-14 का है पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, और इसी तरह दूसरे भी। अब इनके डिफरेंट, इनका होता यह है कि एक ही सेक्शन के अंदर इनकी तमाम पावर्स को बयान कर दिया जाता है, और ऐसा नहीं रखा जाता तरीका कि वो इस तरीके के ऊपर एक साइल पूरा, वो जिस तरह ऑर्डिनरी कोर्ट्स के अंदर एक दावा, एक सूट तैयार किया जाता है, उस तरह से नहीं किया जा सकता। अब सेक्शन 9 है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का, जो इसको इख्तियार करता है कि वो एक कंप्लेंट को वसूल कर सकता है। सेक्शन 15 है NCSW का, सेक्शन 11 है नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड का। ये एप्लीकेशन जब हम लिख लें किसी सादे सफ़े पर लिख लें, ये एप्लीकेशन आप एक सादे सफ़े पे लिख के भेज सकते हैं। इन अदारों के दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ईमेल कर सकते हैं। इन अदारों के फोकल पर्सन्स को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि इन इदारों ने आपके लिए आना है, आपने इस इदारे के पास नहीं आना। बिल्कुल। ये आपकी, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन हाँ ऐसी हो जो क्लियर हो, उसमें कुछ तफसीलात आपके साथ कुछ ज़्यादती हो रही है, पुलिस कर रही है या और कोई इदारा आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, कुछ ट्रेस आउट उसमें चीज़ें हों कि जिनको ट्रेस करते हुए मुतलका अथॉरिटीज़ तक पहुँचा जा सके। तो जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें नादरा है जी। अब आपके आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपका बुनियादी हक है। अगर आपके पास ID कार्ड नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप की एग्जिस्टेंस का कोई आपका कुछ हो सकता है, ठीक है। इसी तरह पुलिस का जिक्र पहले हो चुका, या दूसरे झेली इदारे हैं जिन्होंने आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी है जो आपके बुनियादी हकूक़ के अंदर शामिल है। तो अब अगर वहाँ पे एक पब्लिक ऑफिसर जो ड्यूटी बाउंड है अंडर दे रिस्पेक्टिव लॉज के, वो एक आपको एक चीज़ दे, और अगर वो चीज़ देने में नाकाम रहता है जी, तो एक तो उस लॉ के अंदर ज़रूर मैकेनिज्म दिया गया होगा। जैसे पुलिस की बात करें तो SP है, उसको दरख्वास्त दी जाती है, DPO को दी जा सकती है, या 22A 22B के अंदर अदालतों से किया जा सकता है। लेकिन जो ये इदारे हैं जहाँ पर बात होगी इंसानी हकूक़ की, इसमें थोड़ा सा एक हसीन इम्तजाज है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का जिक्र है, बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स का भी जिक्र है कि जिसका पाकिस्तान स्टेट पार्टी है, ज़बरदस्त अभी है या बाद में होगी। ये एक अलग बहस है कि क्या इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली आपको इन्फोर्सेबल राइट देता है या नहीं देता, लेकिन आप इन इदारों का ये देखें कि इनके पास ये इख्तियार मौजूद है, क्योंकि इन इदारों ने का काम है रियासत में मौजूदा ह्यूमन राइट की सिचुएशन को इम्प्रूव करना। ये ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको बल्कि मिसाल ही देता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ काम किया है। इस्लामाबाद में हमें एक कंप्लेंट आई जिसके अंदर एक मेंटल हेल्थ की वजह से किसी खातून को किसी जगह पे हेल्थ फैसिलिटी के अंदर बंद किया हुआ था। उसकी एप्लीकेशन एक घूमती फिरती हमारे पास आई। कमीशन के लिए काफ़ी तफ्तीश का बायस हुआ कि राइट टू लिबर्टी जो है वो कैसे आपने जो है वो उसको मुक़य्यद कर दिया। तो जब कमीशन ने उसके ऊपर प्रोब की, कमीशन की एक सीनियर टीम वहाँ गई, उस लड़की से देखा, मिला गया, तो मालूम पड़ा कि पीछे मामलात और थे। अच्छा, मैं अब केस की डिटेल में नहीं जाता, उस इदारे का नाम नहीं लेता, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ इन इदारों की इफादियत। उसके बाद हमने उस केस के लिए तो किया, बहुत कुछ किया, उसकी रिहाई भी हुई, सब कुछ होना, लेकिन हमने रियासत के साथ मिलकर मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू किया। वो इदारे जो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जो मौजूद है और जो बाकी DHO साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, कि ये किसकी ज़िम्मेदारी है? अल्टीमेटली एक फैसिलिटी तो नहीं है, हेल्थ की तो बेशुमार फैसिलिटीज़ है। तो ये इदारे रियासत के एक थीमेटिक एरिया के अंदर रहते हुए तमाम कंसल्टेशन को सामने लाते हुए स्टेक होल्डर्स को मिलाकर भी काम कर सकते हैं। ये बेसिकली रियासत के थिंक टैंक्स हैं, कर सकते हैं। स्पीड इनका काम है, ये इनका काम है, स्पीड अप भी करें, और रियासत के थिंक टैंक होने के नाते रियासत को सिफारिशात देते हैं। मिसाल के तौर पर इन तमाम कमीशंस के पास इख्तियार है कि वो अपने थीमेटिक एरिया में रहते हुए एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन को वो ओवरव्यू करें, और अगर वो समझते हैं कि एक कानून जो पाकिस्तान में बहुत पुराना मौजूद है लेकिन इस टाइम वो हुकूक इंसानी के साथ तसादम में है, तो उसके लिए वो रियासत को लिखें कि इसको अपग्रेड करें, इसको रिपील करें, इसके अंदर नया एडिशन अमेंडमेंट्स लाएँ।
तो इस तरीके से ये तमाम काम जो है वो चल रहे हैं। अब आपने जो बुनियादी सवाल था आपका कि इन इदारों में एप्लीकेशंस वगैरह कैसे दीजिए, तो मैंने आपको बताया कि इन इदारों ने अपने जो इवन जो बाय लॉस भी बनाए, जो रूल्स भी बनाए, वो भी इंतहाई सादा रखें, ताकि एक आम से आम इंसान भी इसको अप्रोच करने में किसी किस्म के उसका ना रुपया लगे, ना किसी की खिदमत लगे, और ना उसको कोई ऐसा महसूस हो हेसिटेशन है। तो इन तमाम डिफरेंट तरीक़ों से ईमेल, SMS, कॉल, व्हाट्सएप या बाय पर्सन, इन पर्सन को खुद बंदा आ जाता है और कहता है मेरे साथ ये हुआ, तो उसी वक्त कमीशन जो है अगर उसने लिखी हुई है दरख्वास्त तो उसको दरख्वास्त को उसी तरह ले लेता है, या उसी टाइम बैठ के किसी बंदे को पास बैठा के उसकी दरख्वास्त लिखवा ली जाती है। सही। और उसके ऊपर फिर मुतलका अथॉरिटीज़ को नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। सही। तो और आगे जाकर जिस तरह गिरफ्तारी आगे फिर जिस तरह गिरफ्तार, मैंने आपको बताया ना, गिरफ्तारी क्रिमिनल लॉ एक पोर्शन है, वो तो ऑब्वियसली पुलिस नहीं करनी है। जुनैद साहब आप बताइएगा कि अगर किसी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अब ज़रा मुलजिम, क्योंकि मुलजिम को भी तो इंसाफ चाहिए, तो उसको कौन से इक़दाम करने चाहिए? जिस तरह पहले आपने हमें ये बताया कि आया कि वो काबिल दस्तंदाजी जुर्म है या नहीं है, या जो भी है, इसमें हमें थोड़ा सा बताएं कि अगर कोई मुलजिम गिरफ्तार हो जाता है, उस पर FIR हुई हुई है, तो उसको कौन से इक़दाम करने चाहिए? ज़रा स्टेप्स क्लियर हो जाए। जी आशिर, जब भी कोई मुलजिम गिरफ़्तार हो जाता है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसके जो वारिसान होते हैं, जैसे उसका वालिद है, उसका भाई है या कोई रिश्तेदार है, उसको एक कॉपी दी जाती है पुलिस स्टेशन की तरफ से, उसके लिए एक कॉपी मौजूद होती है। जब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल FIR की कॉपी जो है वो उसको दी जाती है। ठीक है। और सबसे पहले वो उसको लेकर किसी भी वकील साहब के पास जाते हैं। ठीक है। और जो पहला जो स्टेप है उसके इक़दाम का वो यही है कि उसको आया देखा जाता है कि ये किस ऑफेंस में जो है वो इसके ऊपर जो गिरफ्तारी जो किस ऑफेंस में जो है इसके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी हुई है। तो उसके लिए आपको बाद अज़ गिरफ़्तारी जो है पोस्ट आफ्टर अरेस्ट जिसे कहा जाता है, यानी कि बेल मूव की जाती है। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहला तो ये इक़दाम होता है कि आया उस शख्स के लिए जो है वो बेल आफ्टर, तो जो बेल है उसके अंदर भी कुछ जो ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल होते हैं, कुछ ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं। ठीक है। तो उसके ऊपर अगर हम जाएं तो वो जो इक़दाम होता है, देखिए अब जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उसको हम अकॉर्डिंग टू प्रोसीजरल लॉ, क्रिमिनल लॉ, फौजदारी लॉ के तहत उसको हम सेक्शन 496 जो है वो डील करता है बेलेबल ऑफेंसेस को। और CRPC का सेक्शन CRPC का सेक्शन 496 जो है वो डील करता है आपके बेलेबल ऑफेंसेस को। यानी अगर कोई जुर्म जो है उसने अगर ये किया है कि वो नाकाबिले ज़मानत है तो उसके लिए 496 होगा। अगर वो नाकाबिले ज़मानत जुर्म है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो 497 के तहत जो है उसकी वकील साहब जो है वो बेल मूव करते हैं। देन को आफ्टर कोर्ट सेटिस्फेक्शन, अगर कोर्ट ये समझती है कि ये बंदा जो है बाहर आकर ख़ुद को जो है वो डिफेंड करता है, यानी कि क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हर बंदे को ये हक हासिल है कि वो ख़ुद को साबित करे कि मैंने ये जुर्म नहीं किया। हाँ, फेयर ट्रायल के लिए वो है, और आके ख़ुद को डिफेंड करे कि अब मैंने ये गुनाह नहीं किया या मैंने ये जुर्म नहीं किया। तो उसके लिए जो है वो उसको वकील साहब प्रॉपर गाइड करेंगे और उसकी आफ्टर अरेस्ट हो सकती है। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि CRPC में ही वही एक अदालत है, वहाँ पे अगर आपने ऐसा जुर्म किया जो बेलेबल है उसकी दरख्वास्त भी वहीं जाकर लगाई जाती है, और जो नाकाबिले ज़मानत जो जुर्म है उनमें भी जो दरख्वास्त दी जाएगी वो भी उसी अदालत में। देखें, सेम अदालत नहीं होती। ठीक है, जैसे अब कोई भी एक जुर्म है, एक मजिस्ट्रेट की क्लासेस होती हैं। ठीक है, अब अगर कोई ऑफेंस जो है वो जैसे कुछ काइट फ्लाइंग के ऑफेंसेस होते हैं आजकल, आपको पता है जो इतने हीनियस नहीं है। हाँ, इतने हीनियस नहीं है। 6 माह उसकी सज़ा है या 3 साल तक की सज़ा, यानी 1 साल तक की सज़ा है। तो उसके लिए मजिस्ट्रेट का तयन होता है, वो आप थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट के पास से ज़मानत होती है, फिर उसके बाद सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट के पास जाती है, फिर फर्स्ट क्लास के पास। तो वो पावर्स जो है वो मजिस्ट्रेट के बाद, अगर कोई ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है, नाकाबिले ज़मानत है, तो उसके लिए जैसे जो है वो कोई इक़दाम कत्ल हो जाता है। ठीक है, तो या फिर उसके बाद 302 हो जाता है। 302 जो है वो बड़ा फेमस है हर जगह पे, हर लोगों को पता है, इसकी अवेयरनेस है। तो यानी कत्ल हो जाता है, तो उसके लिए आपको सेशन में बेल मूव करती है कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, आप क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास वो पावर्स होती है कि वो उसकी बेल सुनते हैं।
ठीक है, जबकि सही। पेश उसको मजिस्ट्रेट के पास किया जाता है। ठीक 24 घंटों के बाद रिमांड के लिए उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। ठीक है। रिमांड ख़त्म होने के बाद जब आप बेल मूव करेंगे तो वो आप सेशन की कोर्ट में उसकी बेल मूव करेंगे। सही। सर, हम बात कर रहे थे वकार साहब, अभी जिस तरह बात हुई कि इन इदारों में दरख्वास्त दी जाती है और जुनैद साहब ने बताया कि अदालत में पेश कर देते हैं, तो ये जो इदारे हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, आउट ऑफ द कोर्ट जो जाकर चीज़ों को देखते होते हैं, या आउट ऑफ द CRPC या CPC चीज़ों को देख रहे हैं, इन इदारों के पास या ऐसी कोई अथॉरिटी भी है कि ये ख़ुद से सज़ा दे सकें या किसी को ये कह दें कि ये गिल्टी नहीं है, उसको बरी कर दें इस जुर्म से, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, सज़ा देना तो मेरा ख़्याल है सिर्फ़ और सिर्फ अदालत का ही काम ठीक है। क्योंकि वो फुल कोर्ट्स हैं। ये हैं को-अज़ाई जुडिशल बॉडीज़ जो ठीक है। सिमिलर टू कोर्ट्स हैं। इनका प्रोसीजर कोर्ट जैसा होता है, लेकिन ये ठीक है। बाइंडिंग डिसीजंस नहीं नहीं दे सकते। सकते। इनका काम है रियासत के इदारों को तक़वियत देना, उनको ठीक है। तेज़ चलाना, लेकिन एट द सेम टाइम इनके पास इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और पब्लिक प्लेसेस पे एंट्री, पब्लिक रिकॉर्ड्स तक रसाई, ये तमाम कानूनी इख्तियारात इनके पास मौजूद हैं। सही। अब मिसाल के तौर पर आपने अरेस्ट की बात की, तो हमने बहुत दफ़ा देखा है कि पुलिस जो है बंदे को गिरफ़्तार तो कर लेती है, लेकिन गिरफ़्तारी डालती नहीं डालती, अपने पास छुपा लेते हैं ठीक उनको। है। जी, जी। अब जो लॉ का जो एक तरीका है वो एक हैबियस कॉर्पस की रिट पिटिशन फाइल करेगा, बेल लफाएगा, मामलात होते हैं, बीच बिल्कुल, में बिल्कुल। मॉनिटरी काफ़ी सारा ख़र्चा लग जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ इन इदारों में से जिसके पास वो इख्तियारात मौजूद हैं, अगर उसके पास आता है, तो हो सकता है कि ये इदारा ख़ुद से विज़िट करने चले जाए, ठीक है। या मुतलका सीनियर अफसरान को के नोटिस में बात लाएगा कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है, इस जगह पे ये मौजूद है। तो आप बिलीव करें कि सिर्फ एक ख़त लिखने से बाज़ औक़ात वो बंदे बाज़ियाब हो जाते हैं। सही। तो मैंने आपको बजाय बताया इसके कि हम 491 में जाके और इतनी ज़्यादा उसका हाँ, प्रोसीजर देखें देखें। ये इदारे बेसिकली कोर्ट्स के लिए हसूल इंसाफ में जो मेन मावनत। इदारे हैं उनकी मावनत के लिए मौजूद हैं, सही। और इनका काम रियासत तक मौजूद है। मतलब ये किसी को सज़ा या किसी को डिक्लेरेशन नहीं दे सकते कि इस प्रॉपर्टी के आप हकदार हैं, जी, वो जी। कोर्ट ऑफ एविडेंस ही आपके लिए करेगी। ठीक है। लेकिन उन तक पहुँचने में जो मसाइल आ रहे हैं उनके लिए ये कर सकते हैं, क्योंकि वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। जी, तो बिल्कुल। रियासत को अपनी ज़िम्मेदारियाँ, गवर्नमेंट को अपनी ज़िम्मेदारियाँ याद दिलाने, उनके ऊपर कारबंद करवाने के लिए ये इदारे मौजूद हैं। दूसरी चीज़ इसमें एक ये है कि जो रियासत के जो नुमाइंदे हैं और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके ख़िलाफ़ ये प्रोसिक्यूशन करवा सकते हैं। ये ज़बरदस्त। एक बहुत बड़ा काम है। आप देखें कि सेक्शन 9 को अगर आप देखें नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स एक्ट को, तो एक तो ये कहता है कि ये कंप्लेंट ले सकते हैं ऑन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और अबैटमेंट देयर ऑफ। तो सेकंड क्लास वहाँ पे ये कहती है कि इफ़ एनी पब्लिक ऑफिसर कमिट नेग्लिजेंस इन प्रिवेंटिंग सच ऑफेंस, तो ये उसके खिलाफ क्रिमिनल जो है वो करवा सकते हैं। अगेंस्ट अभी दैट ऑफिसर। हाँ, अब रिसेंटली इसी कानून के तहत सेक्शन 20 के तहत इस्लामाबाद की हद तक ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। ज़बरदस्त। तो वो एक अगरचे वो एग्जिस्टिंग ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस को ही उन्होंने किया और होना भी चाहिए, लेकिन इस कानून के तहत इनके अपने जजेस भी आएंगे और आ सकते हैं, वो वक्त के साथ लगेगा। बिल्कुल। तो अब ये डायरेक्टली उस कोर्ट को एक इंक्वायरी शीट भेज सकते हैं कि इस्तगासा भेज सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर एक दरख्वास्त है, एक इदारे के पास दरख्वास्त है, इसने अपनी इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेशन करवाई और इसने समझा कि एक पब्लिक ऑफिसर ने ये निगलिजेंस किया जिससे एक ये फंडामेंटल राइट डिस्ट्रॉय हुआ है, वायलेट हुआ है, तो ये उसके ख़िलाफ़ वो इस्तगासा बनाएंगे, एक रेफरेंस बनाएंगे और उसे मुतलका सेशन जज को भेज देंगे। इस्लामाबाद में जो ह्यूमन राइट को कोर्ट्स हैं उनको ये भेज देंगे कि हमने फाउंड किया कि ये बीच में मुलव्वस पाया गया। आगे वो कोर्ट अपने प्रोसीजर्स के तहत उसकी वो कर देगी। तो ये भी चीज़ें ठीक है। इस तरह से लेके चलते हैं इसी बात को आगे। जुनैद साहब, आप बताइएगा, जैसे नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स या और भी दीगर इदारे जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर ये लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन करके किसी भी मुल्ज़िम को अदालत में पेश करते हैं किसी मजिस्ट्रेट के सामने या जो भी आपने बताए तरीक़ाकार, तो वो दोबारा से उसका रीट्रायल करेंगे, उसको दोबारा से रिमांड पे भेज देंगे, या क्या तरीक़ाकार, या डायरेक्ट उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा? देखिए, जब भी अगर कोई पुलिस ऑफिसर्स जो है आफ्टर अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने किसी मुल्ज़िम को पेश करते हैं जी, वो 24 घंटे का दौरानिया होता है, उसको 24 घंटे के अंदर अपने पास रखते हैं। अरेस्ट करने के बाद वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो उसको देखते हैं कि आया क्या पुलिस के पास, पुलिस ये इस्तदा करती है कि हमें मालूमात दरकार है इस शख्स से, हमें कुछ रिकवरी दरकार है इस शख्स से और मज़ीद इंटेरोगेशन हमने इससे करनी है, हमें जो है इससे ये मतलब केस में मदद मिल सकती है। तो अगर कोर्ट ये समझती है
कि जी इनको ये रिमांड देना चाहिए जी, तो उसके लिए वो बिल्कुल अदालत जो है वो उनको रिमांड पर भेजती है कि पुलिस की कस्टडी में देती है कि आप जो है इसके लिए जो आपको मालूमात दरकार है, जो इस केस के हवाले से जो आप कहते हैं कि इसके ऊपर ये ऑफेंस लगाया गया है तो इसके जी, जी, मुतालिक आप या जो भी उससे इल्ज़ाम उस बंदे के ऊपर है। हाँ उससे मालूमात आप लें और ठीक है, इसको अपनी कस्टडी में रखें। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। वकार साहब, इसी बात को आगे लेके चलते हैं। पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर लेती है, किसी भी इस तरह के इदारे ने अदालत में बंदे को पेश करवाया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके उसे क्लीन चिट दे दी, तो बस फिर क्या मामला ख़त्म? क्या अगर किसी का वाकई नुकसान हुआ है और पुलिस ने उसको आगे से इस तरह से डील नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, तो इसको हम दोबारा से री एक्सरसाइज करेंगे इस मामले को, या इसका क्या प्रोसीजर होगा? नहीं नहीं, देखें पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी 173 CRPC के तहत, सही, लेकिन जो कोर्ट्स हैं वो पाबंद नहीं है उन रिपोर्ट्स को मानने की। बिल्कुल। तो अगर कोर्ट ये समझती है या एक पार्टी साबित ये कर देती है कि भाई इसके अंदर कनाइवेंस हुई है, एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है या तफ्तीश जो है इम्पार्शियल नहीं हुई, नहीं हुई। तो उसको वो री इन्वेस्टिगेशन कभी भी हो सकती है। इसके दो तीन ठीक है, तरीके हैं। एक तो ये है, काफ़ी सारे तरीके, मैं एक दो के जी जिक्र बिल्कुल, करता हूँ। इख्तिसार के साथ। एक तो यह है कि चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात पुलिस के पास खुद भी मौजूद हैं। अब पुलिस हमारी सेंसिटाइज है, जी, इवन एक इन्वेस्टिगेटेड मैटर भी वो DLC बनती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनती है, वो उन तमाम केसेस को री ओपन करके सीनियर अफसरान को इन्वेस्टिगेशन मार्क कर देती है। सही, तो री इन्वेस्टिगेशन कभी भी हो सकती है और कोर्ट्स के ऊपर पाबंदी नहीं है। जहाँ तक हमारे दूसरे इदारों की बात है, तो यहाँ पे बहुत केयरफुली चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन थोड़ी सी कनकरेंट चल जाती है। सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी एक तो जजमेंट्स हैं कि इन्वेस्टिगेशन वंस स्टार्टेड सही, कैन नॉट बी इंटरवीन बाय एनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, है। तो ये साथ साथ चलना पड़ता है, प्रोसीजर को साथ साथ देखना पड़ता है। इसमें फिर मतलब ये पैरेलल चीज़ें चल रही होती हैं। तो किसी दूसरे की जुरिस्डिक्शन के अंदर एंट्री ना हो जाए, इसका खास ख्याल हम्म, रखा जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अफसरान बाला जो होते हैं, जो कंपेरेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मौजूद होती हैं, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी हटें तो हम सूबे के लेवल के ऊपर IGs को लिख देते हैं कि इस केस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, तो मेक श्योर योर बेस्ट ऑफिसर शुड इन्वेस्टिगेट इट। सही, और हमारी ये रूटीन में हमने ये देखा है कि जब भी ऐसे कोई वाक़यात हुए हैं या इन इदारों ने सिफारिशात की हैं, तो पुलिस या डिफरेंट एजेंसीज, FIA है, लेविस है, FC है, जी, जी, ये हमेशा अपने बेस्ट ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर डिप्यूट करती है, जो बाकायदा एक प्रॉपर प्रोब करते हैं। और सही, उसके बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट्स को मुतलका कोर्ट्स में इन इदारों के साथ शेयर करते हैं। फिर जब वो रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो फिर उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ हो सकता है। जी, अब ये क्रिटिसाइज़ कोर्ट खुद भी कर सकती है कि एक अपेरेंट प्रेमा फशाई इतना बड़ा एविडेंस था से कि मोबाइल था, लेकिन मोबाइल का फोरेंसिक नहीं कराया। नहीं करवा सकते। ठीक है, इसी तरह कोई और ऐसा लैक्यूना है तो वो ये इदारे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर फिर ये अपनी सिफारिशात भेजेंगे ठीक है, मुतलका अथॉरिटीज़ को कि इसके अंदर हमने ये पाया। मज़े की बात इसमें यह है कि इस कमीशन हमारा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के पास तो ये भी इख्तियार है कि अगर ये समझे कि एक सिस्टमेटिक अब्यूज़ है, एक बड़ा मसला है या एक ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशन है, तो ये मुतलका कोर्ट में दरख्वास्त लगा के पार्टी भी बन सकता है। अच्छा, खुद? हाँ, अच्छा, अब ये एक नई जुरिस्प्रूडेंस डेवलप होनी है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ बड़ी प्राइमरीली दिलचस्प दो बात आपने बताई है ये। क्रिमिनल लॉ प्राइमरीली दो ही पार्टीज़ को एडमिट करता है, या तो वो मुद्दई है या मुद्दा अलैह है। सही, तो इसके ऊपर भी काम हो रहा है। अब चूंकि लॉ ने एक स्पेशल लोकस स्टैंडर्ड दिया है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जुरिस्प्रूडेंस बनेंगी, एपेक्स कोर्ट्स जो हैं वो इसको देखेंगी, क्योंकि हम किसी के मेरिट्स या डीमेरिट्स में तो नहीं जाएंगे। कमीशन किसी भी मेरिट्स को डीमेरिट्स में नहीं जाएगा, वो ये देखेगा अपनी सिफारिशाती जुरिस्डिक्शन के अंदर वो कोर्ट्स को असिस्ट ही करेगा। बिल्कुल, मतलब ये वो नहीं होगा कि एक बंदे को, क्योंकि हक दोनों का है। आपने पहले फरमाया था कि मुल्ज़मान के भी हकूक़ हैं, तो हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं कि एक बंदे को बिला वजह ही आप उसको सबोताज करने के ऊपर तुल गए हैं। तो ये दायरा ऑफ और इवन दोनों पार्टी में से किसी के लिए भी, लॉ ने भी, लेजिस्लेचर ने बड़ा विस्डम से लफ्ज़ यूज़ किए हैं, पार्टी टू प्रोसीडिंग्स। तो वो प्रोसीडिंग बेल प्रोसीडिंग भी हो सकती है, वो ट्रायल प्रोसीडिंग भी हो सकती है, वो अपील भी हो सकती है, वो किसी भी स्टेज के ऊपर जा सकता है। तो ये इख्तियारात मौजूद हैं, इस पर काम हो रहा है।
अदालतें सेंसिटाइज्ड हैं, हो जाएंगी मज़ीद भी, तो ऐसा ऐसा इन इदारों की क्लैरिफिकेशन भी आ इफ़ादियत और जाएगी। भी बढ़ेगी इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। जुनैद साहब, आखिर में हमें ज़रा रिमांड की बात हुई, क्योंकि गिरफ़्तारी के बाद पहला मरहला जो है वो रिमांड का ही आएगा, तो इख्तिसार के साथ थोड़ा सा हमें रिमांड की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बता दें ताकि व्यूवर्स को थोड़ी सी आगाही मिल जाए। सबसे पहले आशिर, रिमांड के हवाले से ऐसे है कि रिमांड जो होता है वो 15 दिन का रिमांड अदालत जो है वो ग्रांट कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा, और मिनिमम जो है वो 2 दिन का भी देती है, 5 दिन का भी देती है। तो इसकी टाइप्स के हवाले से आप बताता हूँ, तो वो ये है कि इसकी जो प्रैक्टिकली 3 टाइप्स होती हैं। सही। पहले आपकी फ़िज़िकल रिमांड, फिर उसके बाद आप आ जाते हैं जुडिशल रिमांड, फिर उसके बाद जो है वो ट्रांज़ैक्टरी रिमांड। ठीक। तो ये जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो होती हैं। तो इसके अंदर जो फ़िज़िकल रिमांड है वो बेसिकली मजिस्ट्रेट जो है पुलिस की सवाबदीद के ऊपर के जी इनको कोई मालूमात दरकार है, इंटरोगेशन इन्होंने करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन करनी है और मज़ीद इसके अंदर केस के अंदर रिकवरी करनी है, तो वो पुलिस को जो है उनकी कस्टडी में एक शख्स को दिया जाता है कि जी आप इससे इन्वेस्टिगेशन करें, इससे मालूमात लें, इससे रिकवरी करें, जो भी केस में बकाया ठीक है। याद रह चुकी है। और उसके बाद आप आते हैं दूसरी तरफ फ़िज़िकल रिमांड जो पुलिस को दिया जाता है, वो मिनिमम कभी 2 दिन का दिया जाता है, 5 दिन का दिया जाता है, और कोर्ट ये देखती है क्या है इन्होंने इसमें क्या प्रोग्रेस की है। जी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2 दिन रखने के बाद पुलिस कोई प्रोग्रेस नहीं देती और कोर्ट ये समझती है कि इन्होंने जो है वो कोई ऐसी प्रोग्रेस सामने नहीं आई और ये किसी की पुलिस की मैलाफाइडी है इसके अंदर और कोई ऐसी बिला वजह उसको बिला डिटेन वजह करना उसको चाह रहे डिटेन हैं। करना चाह रहे हैं, तो फिर पुलिस जो है वो उसको जुडिशल रिमांड पे भेज देती है। ठीक है, ठीक तो है। बेसिकली ऐसा होता है। इसके बाद जो दूसरी किस्म इसको मैं डिफ़ाइन करता चलूँ कि वो है जुडिशल रिमांड। ठीक है। जुडिशल रिमांड, जब भी फ़िज़िकल रिमांड का अख्ताम होता है वहाँ से जुडिशल रिमांड शुरू होता है। ठीक अच्छा। है, जुडिशल रिमांड जो होता है वो अदालत, जब पहले फ़िज़िकल रिमांड पे पुलिस के हवाले किया जाता है जी। और जब जुडिशल रिमांड होता है तो जुडिशल रिमांड में अदालत जो है वो उसको जेल भेज दी देती है। ठीक है, ठीक है। और वो अदालत की कस्टडी में होता है। ठीक है, जुडिशल कस्टडी में जुडिशल जनरली। कस्टडी में होता है। ठीक है, और उसके अंदर जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को उस शख्स से मालूमात दरकार होती है या उससे कोई भी उस केस के हवाले से उससे मालूमात, तो उसकी इजाज़त लेना उस मजिस्ट्रेट से बहुत ज़रूरी होता है। सही। ठीक है, तो वो जुडिशल उस जब फ़िज़िकल रिमांड पे होते हैं तो उस दौरान आप बेल भी उस शख्स की मूव नहीं कर सकते, जबकि जुडिशल ठीक रिमांड, है। जब शख्स जुडिशल रिमांड पे होता है तो उसको वो राइट दिया जाता है कि वो अपनी बेल जो है वो अदालत में आकर पुट अप करे। और उसके बाद जो है वो होता है ट्रांज़ैक्टरी रिमांड। ठीक है। ट्रांज़ैक्टरी बेसिकली इसका मतलब ये है कि राहदारी रिमांड है, जब किसी शख्स पे किसी दूसरे शहर में जो है FIR हो जाती है। ठीक है। ठीक है, और उसको एक उस जगह पर पहुंचाने के लिए जहाँ पर वो मौजूद होता है उससे में उधर वहाँ उस शहर में किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके, ठीक है। तो जो है वहाँ तक पहुँचाने के लिए चाहे 1 दिन दरकार है, 2 दिन दरकार है, तो वो मजिस्ट्रेट जो है वो उनको कहता है, उसके सामने पुलिस इस्तदा करती है कि हमें वहाँ तक ले जाने के लिए 2 दिन दरकार हैं, 3 दिन दरकार हैं, जो तो भी कंसर्न मजिस्ट्रेट है वहाँ तक जाने के लिए। जी, तो फिर वो उनको वो जो है ट्रांज़ैक्टरी रिमांड दिया जाता है ताकि मज़ीद जो है इस केस के हवाले से वहाँ तक पहुँचाया जाए और इन्वेस्टिगेशन इसकी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। मियाँ साहब, आखिर में आप कोई मैसेज अवामुन्नास को देना चाहें? मेरी तरफ से तो यही पैगाम है कि आशिर साहब का प्रोग्राम जो है वो मुस्तकिल तौर पर देखें और रीडिंग की हैबिट ज़रूर अपनाएं, सही। क्योंकि अब ज़माना काफ़ी आगे चला गया है। आप किसी के भरोसे अपने हकूक़ की हिफाजत नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपको अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉलेज होना चाहिए ठीक कि है। आपने किन हालात में किन को बुलाना है। ठीक आगे है। से फिर मामलात अलग हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता किन जगहों से गुजर के जाए। जी, तो नाजरीन, आपने सुना, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने आज बहुत ही सहर अंगेज़ गुफ्तगू की, और इसके साथ ही मैं ये दोबारा से कहता चलूँ कि कानूनी आगाही ही कानूनी मसाइल से बचने का वाहिद रास्ता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान आशिर तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।